हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो सोर्स द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज 7 अगस्त देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम वेदर इट इज UPSC, PCS, EPFO, SSC, NDA, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए देख लेते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। अभी RBI ने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनोवेशन हब प्रोग्राम। क्लियर, इनोवेशन हब प्रोग्राम का मतलब क्या है? एक तरीके से नई कैपेबिलिटी को डेवलप करने वाला है इन द फील्ड ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है दोस्तों? जो भी फाइनेंस की सर्विस है एक तरीके से ग्राउंड लेवल तक पहुंचाई जा सकें। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे रूरल एरिया है तो रूरल एरिया में दोस्तों देख सकते हैं लगभग काफ़ी दूर आपको बैंक देखने को मिलेगी। ठीक है, बैंक सर्विस प्रोवाइड नहीं होती, तो इस तरीके से एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, ये जो मनी इसको देता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, बाकी इसके जरिए जो रूरल एरिया है, रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंट इनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से फाइनेंशियल सर्विस को एक तरीके से ग्रास रूट लेवल पर पहुँचाना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इस फील्ड में दोस्तों एक से इनोवेशन हब बनाया जा रहा है। क्लियर, और बाकी बहुत सारे स्टार्टअप होने वाला है इस प्रोग्राम के अंडर में। क्लियर, बाकी देख सकते हैं एक तरीके से पूरी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन करने वाला है और फॉर द इफिशिएंट बैंकिंग सर्विस, मतलब बैंकिंग सर्विस को पूरे ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये इनोवेशन हब प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बाकी देख सकते हैं ये किस में काम करने वाला है, कहाँ से बेनिफिट हो सकता है। जो हब प्रोवाइड करे दोस्तों एक तरीके से एफिशिएंट बैंक सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक अच्छे तरीके से जो बैंक सर्विस प्रोवाइड की जा सके और बिजनेस कंटिन्यूटी रखने के लिए टाइम ऑफ द इमरजेंसी। क्लियर, और बाकी स्ट्रेंथ करने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो भी कंज्यूमर रहेगा उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको स्ट्रेंथ करने का काम करने वाला है। ठीक है, इसी के तरीके से एक इनिशिएट लिया गया था इससे पहले दोस्तों, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके का इनिशिएटिव था। क्लियर, एक इनोवेटिव इनिशिएटिव था। देख सकते हैं रेगुलर सैंडबॉक्स क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ये तुम्हारे बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाता है। बाकी इसका क्या पर्पस था, क्या रिफर करता था, ये लाइव टेस्टिंग कराता है। ठीक है, जो भी न्यू प्रोडक्ट हैं, जो भी न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब क्या देख सकते हैं तो FD हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। क्लियर, और काफ़ी सारी सर्विसेज जो भी बैंक प्रोवाइड कराती है। क्लियर, तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो भी इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो जो भी बैंक की काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बैंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए क्या इस तरीके से इन्होंने एक लाइव टेस्टिंग प्रोग्राम चलाया था, इसको बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। क्लियर, बाकी ये फ्रेमवर्क करने वाला था, बूस्ट करने वाला है इस प्रोग्राम के तहत फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप। ठीक है, तो एक तरीके से फाइनेंस में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का बूस्ट करने वाला है ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो इसी की तर्ज पर दोस्तों ये इनोवेशन हब बनाया जा रहा है। क्लियर, तो फाइनली इसका पर्पज है फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्लियर, मतलब ग्रास रूट लेवल तक बैंक की सर्विस को पहुंचाना एक टेक्नोलॉजी वे के तरीके से। क्लियर, अब देख लेते हैं RBI। देखिए न्यूज़ में तो इस तरीके से आता है, RBI से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों फैक्ट देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए ये, तो देख सकते हैं RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI एक दोस्तों एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, एक तरीके से बैंक ऑफ बैंक है। तो देख सकते हैं एक सेंट्रल बैंक है जो इशू और सप्लाई करता है इंडियन रुपी। ठीक है, इंडियन रुपी को सप्लाई करता है। बाकी दोस्तों जितनी भी इंटायर बैंक है, ठीक है, वो पूरी इंटायर बैंक को रेगुलेट करता है। मान लो HDFC हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, जितनी भी SBI, जितनी बैंक है, सबको क्या करता है दोस्तों, सभी बैंक को ये रेगुलेट करता है। और इसको बोला जाता है मिंट स्ट्रीट भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, मिंट स्ट्रीट RBI को बोला जाता है। और बैंकर्स ऑफ द बैंक काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि बैंकर्स ऑफ द बैंक किसको बोला जाता है। क्लियर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को बैंकर्स ऑफ द बैंक बोला जाता है। और जो सेटअप हुआ था ये भी एग्जाम में आया हुआ 1935 में सेटअप हुआ था। क्लियर, ध्यान रखिएगा, और किस एक्ट के तहत, 1934 एक्ट के तहत ये सेट किया गया था। देखिए इससे पहले क्या होता था, RBI का काम क्या था, RBI का काम रहता दोस्तों, इससे पहले क्या होता था, अभी फिलहाल में 2016 में एक स्टेब्लिश किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन UPSC वगैरह काफी एग्जाम में पूछा गया है
कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें कितने मेंबर होते हैं, अभी हम जानेंगे इसके बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये 2016 में बनाई गई थी। तो इसका काम क्या है, इससे पहले क्या होता था, जो आरबीआई था मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता था। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है दोस्तों जो भी इंटरेस्ट, जो भी आपका इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। इसका टारगेट, जैसे इन्फ्लेशन का क्या टारगेट है 4 + -2, मतलब मैक्सिमम कितना है 6% और मिनिमम लगभग 2%, मतलब 2% से इन्फ्लेशन कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये अभी ये मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट है, ये क्लियर। तो इन्फ्लेशन का टारगेट है 4 + -2, मैक्सिमम 6%, ठीक है। इन्फ्लेशन 6% मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी 2% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दो कौन डिसाइड करता था दोस्तों, पहले करता था आरबीआई, ध्यान रखिएगा पहले आरबीआई करता था, मगर जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई 2016 में, तो इसके बाद में ये अब मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता है, क्लियर, ये कमेटी। तो ध्यान रखिएगा, तो इन्फ्लेशन को कौन हैंडल करता है, कौन रेगुलेट करता है या किस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्लियर। और टारगेट क्या है 4 + -2, मैक्सिमम 6%, मिनिमम 2%। अब देख लेते हैं ये जो बनाया दोस्तों, ऑपरेशन कब से हुआ था, 1 अप्रैल 1935 से हुआ था, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम पूछा गया कि जो आरबीआई बैंक थी वो कब नेशनलाइज हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1949 को, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हुई थी, ठीक है। और सेटअप को हुआ था 1935 में, क्लियर। बाकी इसमें कितने मेंबर हैं, 21 मेंबर हैं ये बॉडी में, क्लियर। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 4 तो डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री से लिए जाते हैं, क्लियर। तो गवर्नमेंट से लिए जाते हैं दो मेंबर। और दूसरा देख सकते हैं आप, देखिए कौन कौन लिया जाता है, इकोनॉमिक अफेयर से लिए जाते हैं, जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है वो, दूसरा फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के मेंबर लिए जाते हैं इस बॉडी में। 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर लिए जाते हैं, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, उन डायरेक्टर को लगभग 10 डायरेक्टर होते हैं इसके अंदर, तो वो लिए जाते हैं। बाकी देख सकते हैं 4 मेंबर कहां से लिए जाएंगे, जो हेडक्वार्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बॉम्बे, ध्यान रखेगा कहां कहां हेडक्वार्टर है इसके, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, न्यू दिल्ली, तो 4 जगह इसके हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। बाकी जो भी इसको रेगुलेट करते हैं, जो भी इसके हैं, ठीक है, तो इसके डायरेक्टर भी इस आरबीआई के मेंबर होते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से 21 मेंबर की बॉडी होती है आरबीआई की। बाकी देख सकते हैं ये आरबीआई का कॉन्सेप्ट कहां से निकल गया है दोस्तों। तो जो आरबीआई का कॉन्सेप्चुअलाइज किया था वो हमारे जो B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा ये इस वर्ड को आरबीआई को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। कौन से बुक के तहत दोस्तों, एक टाइटल था इनका प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये B.R. अम्बेडकर जी की बुक थी, क्लियर। तो इन्होंने इसमें दिखाया था। बाकी ये जो प्रेजेंट किया था ये किस कमीशन को किया था, ध्यान रखना, हिल्टन यंग कमीशन, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ से ये निकल के आया इसका जो आरबीआई का क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या वर्किंग स्टाइल होनी चाहिए, क्या आउटलुक होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल गया, जो B.R. अम्बेडकर जी की एक टाइटल है बुक का, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, क्लियर। तो यहाँ से निकल कर आया दोस्तों, और ये प्रेजेंट की थी इन्होंने हिल्टन यंग कमीशन। तो उसके बाद में जो 1926 का रॉयल कमीशन था, तो दोस्तों इसने रिकमेंड किया था कि हाँ ये आरबीआई इस तरीके से बनानी, सेटअप किया जाना चाहिए, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा आरबीआई किसने रिकमेंड किया था, रॉयल कमीशन ने, क्लियर। 1925 में इसको बोला जाता है दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्लियर। अगर आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। और बाकी देख सकते हैं हेडक्वार्टर मुंबई में, और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, क्लियर। तो ये अभी फिलहाल में गवर्नर है। अभी देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इंडिया का बनाया जा रहा है, कहां पर, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट इंडिया का पहला स्नो लिपार्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इंडिया का अगर पहला बनाया जा रहा है तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, और काफी ज्यादा एग्जाम में आने के चांस है इसके, क्लियर। और खासकर उत्तराखंड के जो भी एग्जाम है तो ये आने के काफी चांस है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इंडिया का पहला ही स्नो लिपार्ड कंजर्वेशन बनाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ, उत्तराखंड के अंदर, क्लियर। और जो इसको डेवलप करने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और साथ में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, क्लियर। तो ये दोनों मिलकर इसको अभी डेवलप करने वाले हैं, क्लियर, बनाने वाले हैं इसको। इसका मेन पर्पस क्या रहेगा दोस्तों, कंजर्व करना, रिस्टोर करना हिमालय इकोसिस्टम, क्लियर। तो पूरे हिमालय के इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए ये बनाया जा रहा है,
ठीक है, बाकी जितनी भी हिमालय के अंदर जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं तो उसको किस तरीके से कंजर्व करना, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना, किस तरीके से रिस्टोर करना है, क्लियर। तो इस तरीके से ये कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। बाकी देख सकते हैं अभी फिलहाल में क्या हुआ था, जो स्नो लिपार्ड था दोस्तों, तेंदुआ बोला जाता है हिंदी में, ये देखिए इनकी पिक्चर है, ये इसको तेंदुआ हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्नो लिपार्ड है, तो दोस्तों ये स्पॉटेड फिलहाल में किया गया था पिथौरागढ़, ये डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, क्लियर। तो यहाँ से स्पॉटेड किया गया था उत्तराखंड के अंदर। बाकी अभी इसका अननोन है कि कितनी इसकी पॉपुलेशन है, क्लियर, अभी एक्चुअल फिगर इनका पता नहीं है। तो ये प्रोग्राम में भी चलाए जा रहे हैं इसको काउंटिंग करने के लिए। बाकी देख सकते हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत बताया, लगभग 86 स्नो लिपार्ड बताए जा रहे हैं, क्लियर, स्टेट के अंदर। बाकी देख सकते हैं इसके ऊपर दोस्तों प्रोग्राम भी इंडिया के अंदर चलाया गया है। जैसे फर्स्ट चलाया गया था नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लिपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, तो एक असेसमेंट हुआ था दोस्तों पहले, ठीक है ना। कब हुआ था? इंटरनेशनल स्नो लिपार्ड, देखिए 23 अक्टूबर 2019। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्नो लिपार्ड डे कब मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। और जो खासकर न्यूज में रहते हैं, तो न्यूज में दोस्तों ये स्नो लिपार्ड का, ठीक है, ये अभी न्यूज में, तो इस तरीके से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्नो लिपार्ड डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखा 23 अक्टूबर। तो इसी दोस्तों 2019 में क्या होता है, ये असेसमेंट हुआ था, क्लियर। तो इसके लिए इसमें कंडक्ट कराया गया था, जो सर्वे हुआ था दोस्तों, इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, तो ये स्टेट में ये जो भी यहाँ पे जो है दोस्तों कंडक्ट कराया गया था सर्वे, क्लियर। बाकी इसके साथ में एक प्रोग्राम था, 4th मीटिंग का इस टाइम पर लॉन्च किया गया था, GSLEP प्रोग्राम। देख लेते हैं क्या प्रोग्राम है GSLEP प्रोग्राम, क्लियर। इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल स्नो लिपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम चलाया गया था इसको कंजर्व करने के लिए, स्नो लिपार्ड के लिए, ठीक है। लगभग इसमें 12 कंट्रीज थी, ध्यान रखिएगा 12 कंट्रीज थी। कौन कौन सी कंट्रीज थी? चाइना, भूटान, नेपाल, मंगोलिया, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान। दोस्तों ये हिमालय सब कॉन्टिनेंट वाली कंट्री है, ठीक है। देखिए ये ज़्यादातर सेंट्रल एशिया वाली कंट्री है, ठीक है, सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, क्लियर। तो ये देख सकते हैं लगभग 12 कंट्री इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था और, ठीक है, ऑर्गेनाइज कराया था। और जो ऑर्गेनाइज कराता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कराता। तो इस प्रोग्राम को ध्यान रखिएगा, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि GSLEP प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसके प्रोटेक्शन से लेकर रिलेटेड है? स्नो लिपार्ड, क्लियर। तो ग्लोबल स्नो लिपार्ड एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये इसका एक्रोनिम है, ठीक है, फुल फॉर्म है। बाकी स्नो लिपार्ड के बारे में जान लेते हैं क्या है। इंडिया के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, लगभग इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 5% पाया जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है, स्नो लिपार्ड। बाकी IUCN की लिस्ट में ये कौन सा? वुल्नरेबल है, क्लियर, वुल्नरेबल है ये IUCN की लिस्ट में। बाकी जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, इसमें कौन सा शेड्यूल में है? तो दोस्तों शेड्यूल है 1, ध्यान रखिएगा शेड्यूल 1 में, क्लियर। बाकी देख सकते हैं कंजर्वेशन इंडिया के अंदर क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट रहा है। बाकी इंडिया ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट स्नो लिपार्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लिपार्ड लॉन्च किया था। तो इसका मकसद यही था दोस्तों, किस तरह से प्रमोट करना है, ठीक है, और किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना है। बाकी सिक्योर हिमालय, ठीक है, सिक्योर हिमालय भी दोस्तों स्नो लिपार्ड के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो सिक्योर हिमालय ये भी कंजर्व द स्नो लिपार्ड। बाकी इसको फंड करने वाला दोस्तों UNDP था फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसको फंड करने वाला है। बाकी जो प्रोग्राम ऑपरेट हो रहा है दोस्तों लगभग 4 स्टेट में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, क्लियर। तो 4 स्टेट में ये प्रोग्राम, ठीक है, ऑपरेट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। UNDP क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों एक ग्लोबल नेटवर्क प्रोवाइड कराता है जो भी डेवलपमेंट करना है, ठीक है, एक नेटवर्क प्रोवाइड कराता है और वर्ल्ड लेवल का। अब देख सकते हैं ये प्रोवाइड कराता है दोस्तों, किसके लिए? सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा, डेवलपिंग कंट्रीज, और असिस्टेंट कराता है जो भी लगभग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो दोनों के लिए है दोस्तों, डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। तो एक तरह से एडवाइस, ट्रेनिंग और ग्रांट वगैरह इनको प्रोवाइड कराता है। इसका हेडक्वार्टर अगर कहा जाए तो हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में, USA में, ठीक है, न्यूयॉर्क USA में। बाकी देख सकते हैं कौन सी रैंक है इसकी। देखिए UNDP जो एडमिनिस्ट्रेटर है दोस्तों 3rd रैंक का, जो भी यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसका जो रैंक है दोस्तों, प्रेफरेंस दी गई है, लगभग 3rd रैंक दी गई है इसको UN के अंदर। तो देख सकते हैं 1st रैंक पर कौन है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल आता है, उसके बाद में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आता है। तो 3rd रैंक पर आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें जो फंड जो होता है इंटायरली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, ठीक है, जो भी UN के मेंबर होते हैं, क्लियर।
और इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो इसके लिए भी इसको अचीव करने के लिए भी ये, ठीक है, वर्क करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है दोस्तों 2015 से 2030 तक का है, काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। और 2030 तक का टारगेट है, क्लियर। और इसे कितने गोल हैं, 17 गोल हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर कितने गोल हैं, 17 गोल हैं, क्लियर। अब देख सकते हैं, अब एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR रिपोर्ट। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि HDR रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कौन करता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ठीक है, UNDP। तो UNDP HDR रिपोर्ट जारी करता है। और दोस्तों ये जो फर्स्ट रिपोर्ट जारी हुई थी HDR की 1990 में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक और जो इंडियन नोबेल लॉरेट थे अमृता सेन, तो इनके द्वारा ये पहली रिपोर्ट जारी गई थी HDR की, क्लियर, ध्यान रखिएगा 1990 में। और बाकी जो UNDP कब फाउंड हुआ था, 22 नवंबर 1965 में। और किसको मर्ज करके हुआ था दोस्तों, 2 प्रोग्राम थे, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर टेक्निकल असिस्टेंट और स्पेशल फंड, क्लियर। जो EPTA था ये सेट हुआ था 1949 में। ये दोस्तों था इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या क्या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो भी एस्पेक्ट हैं, क्लियर। तो इसको इंप्रूव करने के लिए ये बनाया गया था। और स्पेशल फंड क्या है, स्पेशल फंड दोस्तों ये भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बनाया गया था, क्लियर। तो इन दोनों को मर्ज करके एक बॉडी बना दी गई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कब फाउंड हुआ था, 22 नवंबर 1965 को। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्टर दोस्तों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। ये काफी बार पूछा गया थी कि HDR रिपोर्ट कौन, ठीक है, कौन पब्लिश करता है, तो UNDP करता है, क्लियर। बाकी ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों कि जो UNDP का कॉन्सेप्ट किससे आया, ठीक है, किसने दिया, तो पाकिस्तानी जो है इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक के द्वारा 1990 में, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। अभी देखिए जो LG काफी न्यूज में है, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, कल भी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अभी कल तो इन्होंने रिजाइन ही किया है, कहां से, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, क्लियर। उसके बाद में अभी देखिए कल रिजाइन किया और आज इनको बना दिया गया न्यू कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर। तो नए कैग बन गए हैं ये, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए काफी न्यूज में है दोस्तों। और बाकी किसको अभी फिलहाल में कौन है, राजीव महेश्वरी जी हैं, ठीक है, अभी फिलहाल में जो कैग हैं, क्लियर। तो इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, काफी न्यूज में है, ठीक है। तो पर्सन इन द न्यूज काफी एग्जाम में आ जाते हैं, क्लियर। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं दोस्तों, इन्हें जो अभी पीछे 1 साल अभी कल जो 5 अगस्त को सेलिब्रेट किया था 1 ईयर ऑफ द फॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कल ही किया गया था इन्होंने दोस्तों, कल ही लगभग 5 अगस्त के दिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था वहां से। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, क्लियर। इनको बनाया गया था कौन से एक्ट के तहत, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, क्लियर। जो जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया था, तो बाद में इनको फिर अपॉइंट कर दिया था एज ए LG के रूप में, क्लियर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और दोस्तों अगर इनकी हिस्ट्री जानते हैं तो ये लगभग ये सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस के इससे पहले। और जो PM मोदी साहब पहले चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उस टाइम में भी ये सेक्रेटरी रह चुके हैं, क्लियर, ठीक है। तो सेक्रेटरी रह चुके हैं। और देखिए आर्टिकल 239 अनुच्छेद, ठीक है, न्यूज में क्या है दोस्तों, इसका मकसद क्या है, जो भी हर टेरिटरी, जो भी, ठीक है, एवरी यूनियन टेरिटरी जो है, इसको जो एडमिनिस्ट्रेटर करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और किसके थ्रू करता है, LG के थ्रू करता है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी UT हो गई, यूनियन टेरिटरी, इसको जो एडमिनिस्ट्रेटेड करता है, ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो एडमिनिस्ट्रेटेड करेगा दोस्तों वो करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे। और जो इसको किसके थ्रू करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू करेंगे, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 239 कहता है। देखिए जो न्यूज में रहते हैं वो आर्टिकल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, क्लियर। और देखिए जो गवर्नर बोला जाता है, गवर्नर दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये अपॉइंट होता है गवर्नर, क्लियर। बाकी LG जो है दोस्तों एक एडमिनिस्ट्रेटर है ये, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर, ध्यान रखिएगा। तो गवर्नर और LG में क्या है, एक तो फर्क, एक तो डिफरेंस ये है कि जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, क्लियर। और LG जो होता है एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर होता है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इनकी पावर की बात की जाए गवर्नर और LG की दोस्तों, तो मोर और लेस लगभग बराबर होती है, क्लियर।
मगर कुछ थोड़ा बहुत एक वाइडर है किसकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ पावर। कैसे दोस्तों, अगर देख सकते हैं जो भी गवर्नर वर्क करता है, ठीक है, तो किसके एडवाइस के तहत करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देगी उसी के तर्ज पे गवर्नर वर्क करता है। मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऐसा नहीं है, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हर मैटर पे ऐसा नहीं कि हर मैटर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ले अप्रूवल कराना हो, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी वाइडर इसकी, ठीक है, पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर की। और देख सकते हैं बाकी अगर यूनियन टेरिटरी की बात आए तो हमारे दोस्तों 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। कंफ्यूज मत हो जाना, काफ़ी कंफ्यूज में रहते हैं, ठीक है, कि क्या होता है कि अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई है, तो ज़्यादातर 9 लगा देते हैं, ठीक है, अभी 9 नहीं है दोस्तों, 9 हो गई थी, ठीक है, जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को यूटी बनाया गया था। क्यों? क्योंकि पहले 7 यूटी थी, है ना, पहले 7 यूटी थी। इसके बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोस्तों क्या बना देता था, इसको यूनियन टेरिटरी बना देता। तो इसके बाद में कितनी हो गई थी, 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी। क्लियर? अब क्या है इसके बाद में दोस्तों, तो अभी फिलहाल में क्या हुआ, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, अब उसको एक बना दिया गया है। तो पहले 9 थी, अब इसके बाद में 9 के बाद में कितनी रह गई है, फिर 8 रह गई है, तो इसलिए 8 रह गई है। क्लियर? तो अब ध्यान रखिएगा, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी था, अब दोनों कंबाइन कर दिया, तो इसलिए अब फिलहाल में करंट में कितनी यूनियन टेरिटरी है, 8 है। क्लियर? और स्टेट कितने, 28 है। अब दोस्तों अगर हम स्टेट की बात ली जाए और यूनियन टेरिटरी की बात ली जाए तो यूटी को जो एडमिनिस्ट्रेटर करता है दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है, और स्टेट में कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो भी अब अगर यूनियन टेरिटरी में दोस्तों 3 ऐसे राज्य हैं, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे कह सकते हैं कि दिल्ली हो गया, ठीक है, और अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया, दिल्ली और पौंडुचेरी हो गया। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी दोस्तों ऐसी हैं जिसमें इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली, पौंडुचेरी, क्लियर, और अभी फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हो गई है जिसमें डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, तो इसमें चीफ मिनिस्टर बनते हैं दोस्तों। क्लियर? तो इन चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, क्या एलजी करता है? नहीं, इन चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है दोस्तों प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा। मगर अगर स्टेट की बात आ जाए, स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं तो इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करता है दोस्तों गवर्नर। ध्यान रखिएगा, चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। मगर जो ये तीन जो यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली, पौंडुचेरी और ये, क्लियर, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे इसमें प्रेसिडेंट करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करेंगे, ये तो खाली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। क्लियर? तो ये कोई कंफ्यूज मत हो जाना ये, ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा इसको। अभी देखिए कैग के बारे में जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों कैग, और काफी अच्छी रैंक की बॉडी है। कैग में क्या दोस्तों, ये जो स्टेब्लिश होती है, देखिए काफी बार पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत कैग आता है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 148, ठीक है, 148 148 जो आर्टिकल है इसके तहत ये बॉडी बनाई जाती है कैग। क्लियर? इसको पावर मिलती है। बाकी इसका पर्पस क्या दोस्तों, ये पूरी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट का जो भी खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, जो भी रिसिप्ट, जो भी रेवेन्यू हो रहा है, तो उसका सब तरीके से ऑडिट करता है, पूरी ऑडिट करता है। गवर्नमेंट का कितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी रेवेन्यू हो रहा है, सबको ऑडिट करता है। क्लियर? इंक्लूडिंग दोज बॉडीज एंड अथॉरिटीज जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंस पे वर्क करती हैं। क्लियर? तो उन बॉडी को भी ऑडिट करता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? बाकी जो रिपोर्ट जारी करता है उसके बाद में ये पार्लियामेंट को रिपोर्ट देता है। उसके बाद में जो एक कमेटी बनाई जाती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, तो ये दोस्तों ये कमेटी जो है इसको एक तरीके से इस रिपोर्ट को कंसीडर करती है। क्लियर? जांच करती है पूरी तरीके से। इसके बाद में देख सकते हैं जो ये कैग है दोस्तों का हेड बोला जाता है, किसका हेड बोला जाता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। क्लियर? तो इनका हेड बोला जाता है। बाकी जो दोस्तों इनकी जो रैंक होती है कैग की, लगभग 9th रैंक है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पूछा जाए तो जो कैग की रैंक है वो 9th रैंक है। क्लियर? 9th रैंक है, और किसके बराबर है लगभग, ये दोस्तों जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की रैंक होती है लगभग उस रैंक का कैग होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो 9th रैंक है। बाकी अभी फिलहाल में कौन थे दोस्तों, राजीव मेहरिषि, ये देखिए इनकी पिक्चर है। तो ये दोस्तों ये 2017 में अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, और ये 13वें नंबर के थे, ध्यान रखिएगा। अब 14th नंबर के बना दिए गए हैं मुर्मू साहब। क्लियर? कैग नए कैग बना दिए गए हैं। अभी देखिए, अभी एक नया मोबाइल
RT-PCR लैब बनाई गई है। RT-PCR लैब, मोबाइल मतलब दोस्तों एक वैन है जो तरीके से, ठीक है, तो एक वैन में क्या है, ये एक लैब बनाई गई है RT-PCR, क्लियर। तो ये पहली रैंक बना दी गई है कर्नाटक के द्वारा, ठीक है, इंडिया की पहली मोबाइल RT-PCR लैब है, ठीक है, जो कर्नाटक के द्वारा लॉन्च की गई है, क्लियर। और कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है। और इसने जो डेवलप किया दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने, ठीक है। तो IISc ने इसको लॉन्च किया, डेवलप किया है। बाकी इसका नाम जो रखा गया है MITR लैब, मतलब मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब, क्लियर। और लगभग एक मंथ में 9,000 टेस्ट करने वाला है। बाकी ये कोविड-19 को ही टेस्ट नहीं करेगा दोस्तों, ये टेस्ट करेगा HCV को टेस्ट करेगा, H1N1 को भी टेस्ट करेगा, TB, HIV, HPV, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करेगा, क्लियर। और दोस्तों ये यूज करने वाला है मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग को ये यूज करने वाला। अब देखिए काफ़ी न्यूज़ में, जब से कोविड-19 चल रहा है, क्लियर, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है RT-PCR। आखिर इसकी क्या है दोस्तों, इस तरीके से कि सबसे पहले इसकी हमें फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आखिर RT-PCR का एक्रोनिम क्या है। तो RT-PCR क्या है दोस्तों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, R मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, P पोलिमराइज चेन रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, इसकी फुल याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में रहती है, क्लियर। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पोलिमराइज चेन रिएक्शन, क्लियर। ये किस तरीके से टेस्ट करते हैं, लगभग मेनली क्या करती है, ये अमाउंट ऑफ द स्पेसिफिक RNA को मेजर करती है, ठीक है, RNA को मेजर करती है। उसके बाद में दोस्तों RNA को DNA में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेस्टिंग करती है। तो ध्यान रखिएगा RT-PCR। अभी एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, YSR चेयुथ स्कीम, क्लियर। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। अभी 12 अगस्त को लॉन्च होने वाली है। बाकी इसका पर्पस क्या है दोस्तों, इसका पर्पस है, एम है इंपावर करना जो भी वुमेन है माइनॉरिटी कास्ट की, ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी कास्ट की जो भी वुमेन है उनको इंपावर करने के लिए स्कीम बनाई गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चेयुथ स्कीम। और ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें लगभग इसमें एक तरीके से फाइनेंशियल बेनिफिट देने वाले हैं, कितने का, लगभग 75,000 का, ठीक है, वुमेन हु केम अंडर द 45 to 60 ईयर्स। तो जो भी दोस्तों जो माइनॉरिटी कास्ट की वुमेन है, लगभग 45 से 60 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स की, तो उसको लगभग 75,000 का ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देने वाले हैं, क्लियर, ध्यान रखिएगा। और लगभग ये एक बार में नहीं देने वाले, एक इंस्टॉलमेंट में देने वाले, लगभग 4 इंस्टॉलमेंट होंगे, जो 18,750 रुपये का ईयरली होगा, क्लियर। तो 4 इंस्टॉलमेंट हैं इसके। बाकी ये बैंक अकाउंट में इनके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्लियर। और जो इस इम्प्लीमेंट के लिए लगभग कितने एलोकेट किए गए हैं, 4,500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, क्लियर। और इसके साथ में एक स्कीम और लॉन्च की गई है, YSR आश्रा स्कीम। ये स्कीम क्या है दोस्तों, ये लगभग 90 लाख वुमेन के लिए, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ध्यान रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्लियर, जो फाइनेंशियल, अभी बताया मैंने, फाइनेंशियल इंक्लूजन में वर्क करती हैं, क्लियर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्लियर। तो ये 90 लाख को इनको भी बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। इसके लिए लगभग 6,700 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, क्लियर। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और दोस्तों टेलीग्राम पर। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप एक लिंक दी होगी, ठीक है, लिंक दी गई होगी, उस पर आप क्लिक करके इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद में यहाँ से आपको फ्री PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।